नमस्कार बच्चों। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। इसके पहले हम लोग सेल के बारे में पढ़े थे, सेल के टाइप के बारे में पढ़े थे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े थे। इस पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे सेल डिवीजन के बारे में। तो जनरली मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेल डिवीजन वह प्रोसेस होती है जिसमें पेरेंट्स सेल डिवाइड होती हैं टू डॉटर सेल में। पेरेंट सेल डिवाइड होती हैं टू डॉटर सेल में। जनरली आप देखें कि ये कोई सेल है, ये अपने जैसी एक सेल बनाई, इसको अपन सेल डिवीजन नहीं कहेंगे। जब एक सेल डिवाइड होके दो डॉटर सेल, अपने जैसी दो डॉटर सेल बनाए, उसको अपन सेल डिवीजन बोलते हैं। मतलब कि इंड प्रोडक्ट सेल का सेल के जैसा दो डॉटर सेल बनाए, उसको अपन सेल डिवीजन बोलते हैं। तो सेल डिवीजन वह प्रोसेस होती है जिसमें सेल जो है तो डिवाइड होने के लिए जाती है। मतलब कि अपन कहें कि सेल डिवीजन क्या है, तो अपन कहेंगे कि सेल डिवीजन वह प्रोसेस होती है जिसमें एक सेल दो सेल के डिवाइडेशन के लिए जाती है। इसमें सेल डिवीजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सेल डिवीजन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो हमारे बॉडी की सेल होती हैं या डाई हो जाती हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए नए सेल की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है। जनरली सेल डिवीजन में डीएनए तो रेप्लिकेट होता है और आपके सेल का ग्रोथ भी होती है, और इसमें जो ऑर्गेनेल होते हैं वो डबल होते हैं, और जो है तो अपने जैसा ही दो डॉटर सेल का स्ट्रक्चर परफॉर्म करती है। तो आपसे कोई पूछे कि सेल डिवीजन क्या है, तो आप बोलेंगे कि सेल डिवीजन वह प्रोसेस है जिसमें सेल अपने ही जैसी दो आइडेंटिकल सेल का निर्माण करती है। समझ में आया? दूसरा अपन देखेंगे सेल हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले ह्यूगो वॉन मोहल नाम के एक जर्मन बॉटनिस्ट थे जिन्होंने 1835 में कब माइक्रोस्कोप में सेल डिवीजन के बारे में डिस्कवरी की थी। इन्होंने सबसे पहले एक एल्गी होती है, ग्रीन एल्गी, जिसको बोलते हैं अपन क्लेडोफोरा गारमेटा। क्या बोलते हैं? क्लेडोफोरा गारमेटा। इन्होंने इसके ऊपर क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा के ऊपर इन्होंने माइक्रोस्कोप में सबसे पहले सेल डिवीजन के बारे में बताया था। इसके बाद अपन देखें, सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिक का नाम था कुर्ल मिचेल, जिन्होंने फेज कंट्रास्ट मीडिया का यूज करके 1943 में एक सेल डिवीजन की फिल्म को बनाया था। इन्होंने बताया था कि सेल डिवीजन कैसा होता है। समझ में आया? आगे देखेंगे अपन सेल डिवीजन के टाइप के बारे में। तो जनरली सेल डिवीजन तीन प्रकार का होता है। पहला है एमाइटोसिस, दूसरा है माइटोसिस, तीसरा है मियोसिस। एमाइटोसिस को अपन जो है तो असूत्री विभाजन भी बोलते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। काय में होता है? प्रोकैरियोटिक सेल। जनरली आपने देखा होगा कि जैसे बैक्टीरिया है, ये हमारा प्रोकैरियोटिक है, तो इसमें जो डिवीजन होता है वो आपका एमाइटोसिस डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है? एमाइटोसिस डिवीजन। तो आपसे कोई पूछेगा कि एमाइटोसिस डिवीजन किस में होता है, तो आप बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। माइटोसिस डिवीजन और मियोसिस डिवीजन दोनों यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। काय में होते हैं? यूकैरियोटिक सेल। इसमें माइटोसिस में जो है तो जर्नली जो है तो सोमेटिक सेल का डिवीजन होता है। किसका होता है? सोमेटिक सेल का। और आपके मियोसिस में
रिप्रोडक्टिव सेल का डिवीजन होता है, रिप्रोडक्टिव सेल का डिवीजन होता है। समझ में आया? तो देखिए जनरली जो हमारा सेल डिवीजन होता है वो 99% जो है तो माइटोसिस डिवीजन होता है, मतलब सोमेटिक सेल का डिवीजन होता है, और 1% आपका मियोसिस मतलब रिप्रोडक्टिव सेल का डिवीजन होता है। समझ में आया? अब अपन देखें एमाइटोसिस सेल डिवीजन क्या है। तो एमाइटोसिस सेल डिवीजन वह डिवीजन होता है जिसमें एक सेल अपने आप को डिवाइड करती है, उसमें उसके न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, ठीक है, लेकिन कोई भी स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता है। इसमें न्यूक्लियस तो डिवाइड होता है, लेकिन न्यूक्लियस के डिवाइडेशन के लिए जैसे कि आपके यूकैरियोटिक सेल का डिवीजन होता है उसमें न्यूक्लियस तो डिवाइड होता है, साथ ही साथ उसके ऑर्गेनेल डिवाइड होते हैं और स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है, लेकिन एमाइटोसिस डिवीजन में सिर्फ न्यूक्लियस का डिवाइडेशन होता है, किसी भी प्रकार के स्पिंडल फाइबर का डिवाइडेशन नहीं होता है, ना तो स्पिंडल फाइबर इसमें बनते हैं। समझ में आया? इसमें आप देखेंगे कि जनरली पेरेंट सेल जो होती हैं उसकी साइज बढ़ जाती है। ये पेरेंट सेल हो गया, आप देखिए यहाँ पे साइज बढ़ गई, साइज बढ़ने के बाद जो उसका न्यूक्लियस होता है उसके साइज वाइड हो गई। देन इसके बाद ये जो हमारी सेल होती है ये अगले स्टेज में बीच से यहाँ से ये देखिए यहाँ से ये सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने के बाद ये बीच वाला पोर्शन दो सेल के रूप में नई सेल का निर्माण कर देता है। समझ में आया? जनरली एमाइटोसिस सेल को अपन कैरियोस्टेनोसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरियोस्टेनोसिस। इसको अपन सेल डिवीजन, डायरेक्ट सेल डिवीजन या बाइनरी फिशन भी बोलते हैं। समझ में आया? तो एमाइटोसिस सेल डिवीजन को अपन कैरियोस्टेनोसिस या डायरेक्ट सेल डिवीजन या बाइनरी फिशन भी बोलते हैं। अगला अपन देखें तो अगला है हमारा माइटोसिस। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि माइटोसिस जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल में होता है। कहाँ होता है? यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो आपसे कोई पूछेगा तो माइटोटिक सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन यूकैरियोटिक सेल में होता है। ठीक है, इसको अपन सोमेटिक सेल डिवीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोमेटिक सेल डिवीजन। माइटोसिस वह डिवीजन होता है जिसमें आइडेंटिकल 2 डॉटर सेल बनती हैं। कितनी बनती हैं? 2 आइडेंटिकल 2 डॉटर सेल बनती है माइटोसिस डिवीजन के बाद। अब जो माइटोसिस डिवीजन में सेल के ही जैसे 2 डॉटर सेल बनती हैं तो दोनों में समान कैरेक्टर होते हैं, दोनों में क्रोमोसोम की संख्या समान रहती है। अगर हम बोलें कि कोई सेल में क्रोमोसोम 2C है तो उसके डॉटर सेल में, दोनों डॉटर सेल में 2C ही क्रोमोसोम रहेगा। समझ में आया? अगला अपन देखें सेल साइकिल। सेल साइकिल की बात करें तो सेल साइकिल जनरली 4 फेजों में होती। पहला फेज होता है G1 फेज, जिसको अपन G1 गैप फेज भी बोलते हैं या सेल ग्रोथ फेज बोलते हैं। दूसरा होता है S फेज, इसको अपन सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंथेसिस। और ये सिंथेसिस जो है आपका DNA का रेप्लिकेशन का है। तीसरा होता है आपका G2 फेज, इसको अपन बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के लिए सेल हमारी तैयार होती है। और इसके बाद जो है तो M फेज होता है, इसको अपन माइटोटिक फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइटोटिक फेज बोलते हैं। समझ में आया? तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की जो सेल होती है ये 95% समय लेती है, और जो ये वाली फेज होती है ये 5% समय लेती है। समझ में आया? अगर अपन सेल साइकिल की बात करें तो G1 फेज, S फेज और G2 फेज मिल करके
95% समय लेते हैं, जबकि माइटोसिस फेज जो होता है या एम फेज जो होता है वह पूरा होने में 5% का समय लेता है। समझ में आया? अब अपन अगर बात करें फेज की, तो जनरली देखिए G1 फेज को पूरा होने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। ठीक है, ठीक है। और एस फेज को पूरा होने में 6 घंटे लगते हैं, 6 आवर। और G2 फेज को पूरा होने में 3 to 4 आवर होते हैं। ठीक, तो ये पूरा कवर करता है आपका 23 आवर। और आपका माइटोसिस फेज जो होता है ये सिर्फ 1 घंटे का होता है, इसको पूरा होने में 1 आवर का समय लगता है। अब जनरली देखिए जो G1 फेज, एस फेज और G2 फेज का समय है ये सेल वाइज वेरी करेगा, अलग अलग सेल में अलग अलग होगा। समझ में आया? तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलेंगे कि सेल साइकिल, एक सेल को सेल साइकिल पूरा करने में 24 आवर लगते हैं, और वो 24 आवर में 23 आवर G1 फेज, एस फेज और G2 फेज में लगते हैं, जबकि 1 घंटे का समय सिर्फ एम फेज को पूरा होने में होता है। एम फेज वह फेज कहलाती है जिसमें सेल का डिवाइडेशन होता है, जिसमें 5 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था का नाम है प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, चौथा टीलोफेज, पांचवा साइटोकाइनेसिस। समझ में आया? अब अपन देखें इंटरफेज। तो इंटरफेज सेल साइकिल का वह पार्ट होता है जिसमें सेल अपने डिवाइडेशन के लिए तैयार होती है। मतलब कि मेटाबॉलिकली फेज भी इसको बोलते हैं अपन। सेल मेटाबॉलिकली अपने आप को तैयार करती है डिवीजन के लिए, ग्रो करती है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, इसके बाद नॉर्मल सेल का फंक्शन परफॉर्म होता है। मतलब कि सेल अपने डिवाइडेशन की तैयारी को इंटरफेज में पूरा करती है। ठीक, इंटरफेज में 3 स्टेज रहती हैं, G1 फेज या गैप 1 फेज, एस फेज जिसको अपन सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं, G2 फेज जिसको अपन गैप 2 फेज भी बोलते हैं। G1 फेज में सेल साइज बढ़ जाती है, मेटाबॉलिकली सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और इसका डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। G1 फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, सिर्फ जो है तो सेल अपने डिवाइडेशन के लिए तैयार होती है। दूसरा फेज है आपका एस फेज, इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, इसी वजह से अपन एस फेज को सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि एस फेज को सिंथेसिस फेज क्यों बोलते हैं, तो हम कहेंगे कि इस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, इसीलिए अपन एस फेज को सिंथेसिस फेज बोलते हैं। इसमें जो डीएनए है वो डबल हो जाता है और क्रोमेटिड्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तीसरा होता है आपका G2 फेज, इसमें आर्गन डबल होते हैं, नया साइटोप्लाज्म बनता है और इसके बाद जो है तो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। इसके बाद सेल ग्रोथ के लिए तैयार हो जाती है पूर्णतः। अगले फेज में सेल माइटोसिस फेज में जाएगी और अपना डिवाइडेशन करेगी। माइटोसिस वह प्रक्रिया होती है जिसमें सेल डिवीजन करती है। इसमें सेल का जो क्रोमोसोम होता है ये सेपरेट होता है और नए डॉटर सेल में उसी सेल के जैसा बनता है। 2 नई न्यूक्लियाई फॉर्म होती हैं और नई सेल अपने मदर सेल के आइडेंटिकल होती है, मतलब कि उसी के समान उसमें क्रोमोसोम के कैरेक्टर मौजूद होते हैं और ये इक्वेशनल डिवीजन भी कहलाता है। माइटोसिस हमारा इक्वेशनल डिवीजन भी कहलाता है। सबसे पहले टर्म माइटोसिस वाल्टर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने 1882 में दिया था। कब दिया था? 1882 में। यह ग्रीक वर्ड है। माइटोस का मीन्स होता है ब्रेव थ्रेड। ब्रेव का मतलब होता है गूथा हुआ और थ्रेड का मतलब होता है धागा। मतलब कि आप देखेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है
वो क्रोमेटिड के साथ में एकदम धागे के जैसा स्ट्रक्चर ऐसा परफॉर्म करता है। ये आपका हो गया। इसी को अपन व्रैप थ्रेड बोलते हैं, जो ग्रीक शब्द है और सबसे पहले वाल्टर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने 1882 में इसको डिस्कवर किया था। ठीक, अब अपन माइटोसिस के फेज देख लें तो जनरली माइटोसिस को 4 फेज या अपन 5 फेज भी कह सकते हैं डिवाइड करते हैं। पहला फेज होता है प्रोफेज, दूसरा होता है मेटाफेज, तीसरा होता है एनाफेज, चौथा होता है टीलोफेज और लास्ट में होता है साइटोकाइनेसिस। ठीक, पहला देखेंगे अपन प्रोफेज। तो प्रोफेज वह प्रक्रिया होती है जो पहली स्टेज होती है माइटोसिस डिवीजन की। इसमें देखिए क्रोमोसोम कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं, मतलब कि अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद स्पिंडल फाइबर, देखिए इसमें स्पिंडल फाइबर ये फॉर्म होते हैं और इसके बाद जो है तो न्यूक्लियाई, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये टूटती है। तो मतलब अपन कहेंगे कि प्रोफेज में 3 मेजर थिंग्स होते हैं। पहला क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है, दूसरा स्पिंडल फाइबर फॉर्म होते हैं, तीसरा जो है तो न्यूक्लियाई का ब्रेक डाउन होना चालू हो जाता है। समझ में आया? अगला पार्ट है आपका मेटाफेज। तो मेटाफेज वह प्रोसेस होती है, यह सेकंड फेज होती है सेल डिवीजन की। ठीक है, इसमें माइटोटिक स्पिंडल पूरी तरह से डेवलप हो जाती है। ये देखिए माइटोटिक स्पिंडल पूरी तरह से डेवलप हो गए हैं और न्यूक्लियस पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाता है। इसमें देखिए न्यूक्लियस आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो पूर्णतः न्यूक्लियस डिजॉल्व हो जाते हैं, क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं और ये दोनों मूव करके एक अलाइनिंग सेंटर में आके स्टेबल हो जाते हैं। समझ में आया? तो मेटाफेज में जो अपन कहेंगे कि इसमें माइटोटिक स्पिंडल पूर्णतः डेवलप हो जाते हैं, क्रोमोसोम जो है तो कंडेंस हो जाते हैं और ये एलिगेशन में सेंटर में आके स्टेबल हो जाते हैं। समझ में आया? तीसरा फेज होता है आपका पार्ट होता है एनाफेज। एनाफेज वह पार्ट होता है जिसमें सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाती हैं, एक दूसरे से अलग अलग हो जाती हैं सेंट्रोमेयर से। ठीक है, साथ ही साथ इसमें जो है तो स्पिंडल फाइबर अपोजिट डायरेक्शन में चले जाती है। देखिए स्पिंडल फाइबर अपोजिट डायरेक्शन में आ गए हैं और एनाफेज में ईच डॉटर सेल जो है तो आइडेंटिकल क्रोमोसोम रिसीव करती हैं, क्रोमोसोम का सेट रिसीव करती हैं जो आइडेंटिकल होती हैं आपके मदर सेल के जैसा ही। समझ में आया? अगला है आपका टीलोफेज। टीलोफेज जो होता है ये बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, यह बिल्डिंग बनाने का काम करता है। इसमें माइटोटिक स्पिंडल जो है तो ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, माइटोटिक स्पिंडल टूट जाते हैं और 2 न्यूक्लियाई फॉर्म होती है। एक न्यूक्लियाई देखिए ये बनी और एक न्यूक्लियाई ये बनी और ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम, दोनों में अपने, इसमें भी अलग क्रोमोसोम होगा, इसमें भी अलग क्रोमोसोम होगा, लेकिन अपने पेरेंट सेल के जैसे ही क्रोमोसोम होंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पुनः इसमें बनने लगती है, न्यूक्लियाई भी पुनः बनने लगती है। समझ में आया? इसके बाद क्रोमोसोम अपोजिट पोल में चले जाते हैं एंड बिगिन टू डीकंडेंस। क्रोमोसोम अपोजिट पोल में चले जाएंगे और डीकंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट फेज होती है आपकी साइटोकाइनेसिस। तो यह फाइनल स्टेप होती है सेल साइकिल की। इसमें जो है तो फिजिकली सेपरेशन हो जाता है 2 डॉटर सेल का, मतलब जो दोनों डॉटर सेल बनी हुई हैं वो दोनों अलग अलग हो जाती हैं। इसी को अपन बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। जब सेल डिवीजन हो करके 2 सेल अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएं उसको अपन साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। इसमें जो 2 डॉटर सेल बनी, ये डॉटर सेल और ये डॉटर सेल, इसमें जो है तो पेरेंट सेल के जैसे ही कैरेक्टर होते हैं। तो ये हो गया आपका सेल डिवीजन। ठीक है, माइटोसिस। इसका सेकंड पार्ट होता है आपका मियोसिस, जिसको अपन अगले पार्ट में डिसाइड
करेंगे, अगले पार्ट में अपन डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है।